हम लोग बात कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में। और सिविल सर्विस का एग्जाम तीन चरणों में होता है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होता है। जब आप लोग प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं। और जब मुख्य परीक्षा आपकी हो जाती है और इसे भी पास कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आपने देखा है कि कंपलसरी पेपरों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। निबंध का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर भी बात कर ली हम लोगों ने। और जीएस के जो 4 पेपर हैं उन पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब बचता है आपका ऑप्शनल। और आप देखते हैं कि ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट आप लोग रखिए, चाहे इतिहास रखिए, चाहे भूगोल रखिए, आप लोग कोई भी रखिए। इसमें आप देखेंगे 2 पेपर होते हैं। मान लीजिए इतिहास आपने ऑप्शनल में अपना सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों के 2 पेपर होंगे। उनका सिलेबस क्या होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिए, प्रीलिम्स के, मुख्य परीक्षा के, और जिसमें आप देखिए ऑप्शनल की भी आप लोगों को देखना चाहिए। देखिए कुछ बातें आप लोगों को ऑप्शनल चुनने के लिए बता देता हूँ। बहुत सारे आप लोग कहते रहते हैं कौन सा ऑप्शनल ले लें हम। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के रहते हैं और 250-50 नंबर रहते हैं इनके लिए। ठीक है, एक कोशिश किया करिएगा कि जो आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिग्री की हुई है, या फिर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आप लोगों ने, तो वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं अगर आपको दिलचस्पी उसमें है। फिर आप देखते हैं कि रुचि है तो आपने डिग्री जिससे की हुई है उसे भी आप रख सकते हैं। और देखिए वो सब्जेक्ट चुना करिएगा जो आपको किसमें सामान्य अध्ययन में मदद करे, और जिसमें आप देखिए जैसे भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गई, इतिहास हो गया आपका, या फिर आप देखिए जो सरल लगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी है ना, जो ये आप देखते हैं कि बड़ा सरल है, और अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसे भी चुनना पसंद करते हैं। दूसरों को देखकर कभी भी ऑप्शनल ना चुने, ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग कि हमारे दोस्त ने ये रखा हुआ है तो हमें ये रख लेते हैं, ये मत करिएगा। एक कॉलेज तक आपने किया है, स्कूल टाइम किया है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये मत करिएगा। और पैरामीटर आप देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट, जीएस सब्जेक्ट ऐसे में फ़ायदा दे रहा है, अंक दायी हो, स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाता हो, ये सब आप लोगों के लिए पैरामीटर रहते हैं। और मान लीजिए कि आपने देखा है कि 2 सब्जेक्ट आप लोगों को कभी कभी पसंद आने लगते हैं, भूगोल और इतिहास, इसमें से कौन चुने। तो फिर आप लोग क्या किया करिएगा कि उनके पुराने क्वेश्चंस पेपर, पैटर्न और सिलेबस देख लिया करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इतिहास का जो ऑप्शनल है ना, उसके पहला पेपर जो उसका होता है, उसका क्या है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसी क्लास में जो ऑप्शनल का दूसरा पेपर रहेगा उसका भी सिलेबस, उसका भी पाठ्यक्रम देख लेंगे। इसमें आप देखिए सबसे पहले स्रोत आप लोगों को पढ़ना है। इसमें आप देखिए पुरातात्विक स्रोत हो गया, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य स्रोत, स्वदेशी आप देखिए प्राथमिक व द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी बॉर्डर में आप देखिए यूनानी, चीनी एवं अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग प्रागैतिहास एवं आग्य इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण युग में कृषि का आरंभ, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग को पढ़ेंगे। फिर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें उद्गम, काल, विस्तार, विशेषताएं, पतन, अस्तित्व एवं आप देखिए महत्व, कला और एवं स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर महापाषाण युगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड एवं लोहे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे आर्य एवं वैदिक काल, तो भारत में आर्यों का प्रसार, वैदिक काल, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र एवं बड़ व्यवस्था का क्रम विकास, ये सब पढ़ेंगे। महाजनपद काल पढ़ेंगे। फिर महाजनपद काल का निर्माण, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकड़ का ढलाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण और उनके प्रभाव क्या रहे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में आ जाएंगे। किसमें? मौर्य साम्राज्य में आ जाएंगे।
इसमें मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, अशोक धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य एवं मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कर्ण वंश के बारे में। फिर आप देखिए उत्तर मौर्य काल में, इसमें भारत, यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, बाहरी विश्व से संपर्क, नगर केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था, टंकण, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य और एवं विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग प्रारंभिक राज्य एवं समाज, पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में खारवेल, सातवाहन, संगमकालीन तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, टंकण, व्यापारिक श्रेणियाँ एवं नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम, साहित्य एवं संस्कृति, कला एवं स्थापत्य। फिर आप गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, बकाटक एवं वर्धन वंश हो गए, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन टंकण, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति और शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, बल्लवी, साहित्य, विज्ञान, कला एवं स्थापत्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप देखिए गुप्तकालीन आ जाते हैं, इसमें आप देखते हैं कि गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज, कदम्ब वंश, पल्लव वंश, बादामी का चालुक्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियाँ, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, अलवर्णी, कल्याणी का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। और इसमें आप देखेंगे स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप देखिए प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद, इसमें भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं स्थापत्य के क्रम विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में विचार। फिर आप देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में 750 से 1200, इसमें राज्य व्यवस्था, इसमें उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम एवं उदय, चोल वंश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज, भारतीय सामंतशाही, कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय बस्तियां, व्यापार एवं वाणिज्य। और आप देखेंगे समाज में ब्राह्मण की स्थिति, नई सामाजिक व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, भारत की सांस्कृतिक परंपरा, इसमें 750 से 1200 की बात हो रही है, दर्शन, शंकराचार्य एवं वेदांत, रामानुज एवं विशिष्टाद्वैत, मध्व एवं ब्रह्म मीमांसा, धर्म में धर्म के स्वरूप एवं विशेषताएं, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, सूफी मत। साहित्य में आप देखिए संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कलहन की राजतरंगिणी, अलवर्णी का इंडिया, कला एवं स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, चित्रकला। 13वीं शताब्दी में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी के आक्रमण, गौरी की सफलता के पीछे कारक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, सुद्री का इल्तुतमिश और बलबन का शासन देखेंगे आप लोग। मोहम्मद, फिर आप देखिए 14वीं शताब्दी, इसमें खिलजी क्रांति हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, विजय एवं क्षेत्र प्रसार, कृषि एवं आर्थिक उपाय इसके रहे। मोहम्मद तुगलक, प्रमुख विकल्प कृषि उपाय, मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही, फिरोज तुगलक, कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण में उपलब्धियां, दिल्ली सल्तनत का पतन, विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन। और फिर आप देखिए 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज, इसमें संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज की रचना, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। संस्कृति में आप देखिए फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषा का साहित्य, सल्तनत स्थापत्य एवं नए स्थापत्य रूप, चित्रकला, समृद्ध संस्कृति का विकास। अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं कृषितर उत्पादन का उद्भव, व्यापार एवं वाणिज्य। फिर 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, राजनीतिक घटनाक्रम एवं अर्थव्यवस्था। और इसमें आप देखिए प्रांतीय राजवंश का उदय, बंगाल एवं कश्मीर, जैनुल अबादीन, गुजरात, मालवा, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य पहला चरण, बाबर एवं हुमायूं, सूर्य साम्राज्य, शेषशाह का शासन देखेंगे, प्रशासन, पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रतिष्ठान, ये भी पढ़ेंगे आप। फिर आप 15वीं एवं
प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, समाज एवं संस्कृति, क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं, साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य और कला। फिर अकबर को आप लोग पढ़ेंगे, विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना, राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत, धार्मिक नीति, कला एवं प्रौद्योगिकी को राज दरबारी संरक्षण। फिर आप लोग 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां, साम्राज्यवाद, साम्राज्य एवं जमींदार, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां क्या रही, मुगल राज्य का स्वरूप, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, नगर, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा एवं ऋण प्रणालियां, किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा, सिख समुदाय एवं खालसा पंथ का विकास, ये सब आप लोग देखेंगे। मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति में आप देखिए फारसी इतिहास एवं अन्य साहित्य हो गए, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य हो गए, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य एवं चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारक क्या रहे हैं, क्षेत्रीय सामंत देश, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध 1761, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये सब आप देखेंगे। फिर आप देखिए प्रश्न पत्र दूसरा आ जाता है, तो पहले प्रश्न पत्र के लिए आप लोगों को इतना सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पेपर के लिए, ये भी आप देखते हैं कि 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय इसके लिए भी मिलता है। इसमें आप लोग भारत में यूरोप का प्रवेश, प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, पुर्तगाली एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां, आधिपत्य के लिए उनकी युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष, सिराज और अंग्रेज, प्लासी का युद्ध, प्लासी का महत्व, भारत में ब्रिटिश प्रसार, बंगाल, मीर जाफर एवं मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर मराठा, 3 अंग्रेज मराठा युद्ध पंजाब में। फिर आप देखिए ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, मुक्त व्यापार का स्वरूप एवं ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग ब्रिटिश निवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रेतबारी बंदोबस्त, माहलवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंधन का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय, ग्रामीण समाज का परिछीनन और पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, अनौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अभाव, भारत का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ एवं डाक सेवाओं समेत रेल पथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम एवं इसकी सीमाएं, सामाजिक एवं आप देखिए सांस्कृतिक विकास की बात करें तो स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव, प्रेस साहित्य एवं लोक मत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकलाप, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, राम मोहन राय, ब्रह्मा आंदोलन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारत में सती, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, इस्लामी पुनरुद्धार वृत्ति, फ्राइजी एवं बहावी आंदोलन के बारे में। फिर आप लोग ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, रंगपुर ढींग, कोल विद्रोह, मालाबार में मोपला विद्रोह, संथाल हुल नील विद्रोह, दक्कन विप्लव, एनमुंडा उल्गुलान समेत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन, जनजातीय विप्लव, 1857 का महाविद्रोह, उद्गम स्वरूप, असफलता के कारण परिणाम क्या रहे हैं। उसके बाद पश्चिम 1857 के काल किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव, 1920 और 1930 के दशक में हुए किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के कारक, संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल का पक्ष, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम एवं लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल गरम दल, बंगाल का विभाजन 1905 में, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ। फिर आप देखिए गांधी का उदय,
तो गांधी के आप देखिए गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जनाकर्षण, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा तथा भारतीय राजनीति में छात्र, 1937 का चुनाव, मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। सिलेबस बड़ा रहता है ना, कई लोग कहते हैं कि इतिहास का सिलेबस बड़ा भी है। औपनिवेशिक भारत में 1858 से 1935 के बीच संविधानिक जो घटनाक्रम हुए उनके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ, क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास प्रदेश, भारत से बाहर वाम पक्ष, कांग्रेस के अंदर का वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वाम दल के बारे में पढ़ना होगा आपको। अलगाववाद की राजनीति, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण, स्वतंत्रता, इनके बारे में पढ़ना है। एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी 1947 से 1967 तक, राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन 1935 से 47, क्षेत्रीयतावाद एवं क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण, निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश प्रेंस, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न। फिर आप लोग 1947 के बाद जाति एवं निजातित्व के बारे में, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां एवं जनजातियां, दलित आंदोलन, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, भूमि सुधार हो गया, योजना एवं ग्रामीण पुनर्संरचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में परिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति, विज्ञान की तरक्की। फिर आप लोग देखिए प्रबोध एवं आधुनिक विचार, प्रबोध की प्रमुख विचार, कांट, रूसो, उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार, समाजवादी विचारों का उदय, मार्क्स तक, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार। फिर आप लोग आधुनिक राजनीति की मूल स्रोत, यूरोपीय राज्य प्रणाली, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, फ्रांसीसी क्रांति उसके परिणाम 1789 से 1815, अब्राहम लिंकन के संदर्भ में के साथ अमेरिकी सिविल युद्धोद्वास्ता का उन्मूलन, ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति 1815 से 1850, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापार, चार्टरवादी। फिर औद्योगिकरण पढ़ना है, अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति कारण एवं समाज पर प्रभाव, अन्य देशों में औद्योगिकरण जो हुआ यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान में, औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ना है। राष्ट्र राज्य प्रणाली, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद, जर्मनी, इटली में राज्य निर्माण, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन। फिर साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लातीनी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय। क्रांति एवं क्रांतिकारी, 19वीं शताब्दी की यूरोपीय क्रांतियाँ, 1917 से 1921 की रूसो क्रांति, फ्रांसीवाद, प्रीति क्रांति, इटली एवं जर्मनी, 1949 की चीनी क्रांति। फिर विश्व युद्ध, संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, समाजीय निहितार्थ, प्रथम विश्व युद्ध, कारण परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण परिणाम। फिर आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, 2 शक्तियों का आविर्भाव, तृतीय विश्व एवं गुटनिरपेक्षता का आविर्भाव, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक विवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग औपनिवेशिक शासन के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसमें लातीनी अमेरिका, बोलीवर, अरब विश्व, मिस्र, अफ्रीका रंगभेद से गणतंत्र तक, दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, वी औपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास में विकास के बाधक कारक, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे, युद्धोत्तर स्थापना, नाटो एवं यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचार, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय, सोवियत रूस की बात हो रही है, सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन को निपात तक पहुंचाने वाले आप देखेंगे कारक 1985 से 1991, पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन 1989 से सन 2001 तक, शीत युद्ध का अंत और अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस का उत्कर्ष, अमेरिका का। तो इतिहास में आप लोगों को ऑप्शनल में इतना पाठ्यक्रम पढ़ना है, इतना सिलेबस आपको कवर करना है और बड़े अच्छे से कवर करिए, कोई शब्द ना छूट जाए, मैं कहता हूँ इस तरह से आपको कवर करना है। बाकी देखिए सिलेबस अलग अलग है सभी सब्जेक्ट का, लेकिन पैटर्न एक सा है कि 2 पेपर होंगे और दोनों आपके 250 नंबर के रहेंगे। ऑप्शनल आपका 500 का टोटल रहता है और 3-3 घंटे का समय मिलता है दोनों पेपर के लिए। पहले पेपर के लिए 3 घंटे, दूसरे के लिए भी 3 घंटे। बाकी आप लोग अगर और किसी सिलेबस कवर करना है किसी ऑप्शनल का तो बता सकते हैं आप लोग। वैसे आप लोग साइट से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है।
ऑप्शनल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें स्कोर आप देखते हैं मेरिट बेस्ड है, पेपर हैं ये दोनों, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहते हैं ये दोनों पेपर, और ऑप्शनल महत्वपूर्ण स्थान रखता है।